उन्होंने मुझे ढूंढना बंद नहीं किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो लोग मुझे ढूंढ नहीं सके। और फिर 1 महीने बाद मैं खुद ही अकेला जंगल से निकल के उनके पास पहुंच गया। और सबसे अजीब बात थी कि मैं बिल्कुल फिट और फाइन था। मेरे कपड़े बिल्कुल साफ थे, बॉडी पर कोई चोट नहीं लगी थी, मैं भूखा भी नहीं था। मुझे तो कुछ याद भी नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपनी दादी के साथ जंगल में घूमने के लिए गया था। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे एक 8 साल का अकेला लड़का जंगल में 1 महीने तक जिंदा रह सकता है। ना सिर्फ जिंदा, बल्कि बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ के साथ, बिना एक खरोंच लगे। मुझे आज भी याद है मेरी दादी के चेहरे की वो खुशी जब उन्होंने मुझे अपने सामने खड़े देखा। दादी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और उनको देख के मैं भी रोने लगा। दादी ने मुझे जोर से पकड़ के अपने गले से लगा लिया, जैसे वो मुझे अब अपने से दूर जाने ना देना चाहती हों। इसके बाद मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, मेरा चेकअप करवाया गया। मैं बिल्कुल फिट था। मुझे थेरेपी दिलवाई गई, ये पता लगाने की कोशिश करने के लिए कि मैं 1 महीने तक जंगल में अकेले कैसे रहा। लेकिन थेरेपिस्ट जितनी बार भी मेरी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करता, हर बार उसे मेरी मेमोरी बिल्कुल ब्लैंक मिलती। मैं मेंटली भी बिल्कुल फिट था, इसलिए कुछ ही दिनों बाद मेरी थेरेपी भी बंद कर दी गई। तब तो मैं एक छोटा बच्चा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूं। वो सब आज भी मुझे याद नहीं है, लेकिन आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि मुझे क्या क्या याद नहीं है, बल्कि वो सब बताने जा रहा हूं जो मुझे याद है। ये सब मुझे पिछले कुछ दिनों से याद आने लगा है। अभी 2 दिन पहले ही मैं इसी टॉपिक पे अपनी दादी से बात कर रहा था। दादी, आपको याद है बहुत साल पहले मैं 1 महीने के लिए जंगल में गायब हो गया था। मेरी बात सुन के दादी का चेहरा अचानक से सीरियस हो गया। अब दादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन वो आज भी एक बहुत हिम्मत वाली औरत हैं। दादी नीचे फर्श की तरफ देखती हुई बोली, हाँ, याद है मुझे। दादी, मुझे कुछ दिनों से उस जंगल के सपने आने लगे हैं। मैंने अपनी दादी को सच सच बता दिया। मेरी बात सुनते ही दादी एक झटके से मेरी तरफ मुंह करके देखने लगी। दादी के चेहरे पे हैरानी थी। सपने? कैसे सपने? जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर चल रहा हूं, मेरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मुझे जंगल की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऊपर से सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों के बीच से मेरे शरीर पे पड़ रही है। दादी ध्यान से मेरी बात सुन रही थी। और फिर पूरे का पूरा जंगल अचानक से शांत होने लगता है। ऊपर सूरज भी आसमान से गायब हो जाता है। पूरे जंगल में अंधेरा छा जाता है, लेकिन मैं चलता रहता हूं। और जितनी बार भी मैं ये सपना देखता हूं, हर बार मैं जंगल में एक जगह रखी सीढ़ियों के सामने पहुंच के रुक जाता हूं। सीढ़ियां? कैसी सीढ़ियां? मेरी दादी हैरानी से पूछती है। सीढ़ियां दादी, बिल्कुल ऐसी सीढ़ियां जैसे घर में लगी होती हैं। और हर बार वो सीढ़ियां बिल्कुल नई नजर आती हैं, लेकिन वो बस सीढ़ियां होती हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता। और फिर पहली सीढ़ी पे कदम रखते ही मेरा सपना टूट जाता है। मेरी बात सुन के दादी एक गहरी सांस लेती हैं। बेटा, तुम जानते हो तुम खोए कैसे थे? दादी ने मुझसे पूछा। नहीं दादी, मुझे आपने कभी बताया ही नहीं। हाँ, तो सुनो। एक दिन तुम रोज की तरह घर के बाहर खेल रहे थे। मैं उस वक्त दोपहर का खाना बना रही थी। मैं हमेशा तुमसे कहती थी कि खेलते हुए
कभी जंगल के अंदर मत जाना, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम पे नजर रखती थी कि कहीं तुम जंगल में ना चले जाओ। उस दिन भी खाना बनाते हुए मैं खिड़की से तुम पे नजर रखे हुए थी। तो क्या मैं खेलते खेलते अकेले जंगल में चला गया? मैंने पूछा। नहीं, काश के ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने तुमको जंगल के अंदर जाते देखा था, लेकिन तुम अकेले नहीं थे। मैंने खुद अपने आप को तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको जंगल में ले जाते देखा था। इतना कह के दादी रोने लगी। मैं तुम्हारे पीछे भागी, चीखी, चिल्लाई, हर जगह तुमको ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। जैसे जंगल में घुसते ही तुम गायब हो गए हो। दादी की बात सुन के मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैं उठा और दादी के पास जाके उनके पैरों के पास बैठ गया। दादी, आप रो मत, इसमें आपकी गलती नहीं है। कुछ देर बाद दादी नॉर्मल हुई। तो दादी, वो था क्या जो मुझे जंगल में लेके गया था? मैंने पूछा। दादी कुछ देर सोचने के बाद बोली, पहले तो मुझे लगा था कि वो कोई छलावा है, लेकिन अगर वो कोई छलावा होता तो वो तुम्हें जिंदा वापस नहीं भेजता, बल्कि फिर तो तुम जंगल से कभी वापस ही नहीं आते। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास वापस आ गए। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद तुम ही तो मेरा आखिरी सहारा हो। अगर तुम वापस नहीं आते तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। मैंने दादी का हाथ पकड़ लिया। मैं अब उनको और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये टॉपिक बंद कर दिया। लेकिन फिर उसी रात खाना खाने के बाद जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे फिर से वही सपना आया, उसी जंगल का। लेकिन इस बार यह सपना थोड़ा अलग था। अपने पिछले सपनों में जंगल में जाता हुआ मैं अकेला होता था, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई था। लेकिन मैं जितनी बार भी उसकी तरफ देखने की कोशिश करता, उसको देख नहीं पाता। लेकिन मुझे पता था कि कोई मेरे साथ है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे कोई नुकसान करना चाहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो मेरी मदद करेगा। और फिर मैं फिर से उन्हीं सीढ़ियों के पास पहुंच के रुक गया। लेकिन इस बार ये सीढ़ियां भी अलग थीं। उसमें बस 6 स्टेप्स थे। बाकी सभी सीढ़ियों के उलट ये सीढ़ी बहुत पुरानी नजर आ रही थी, लकड़ी की बनी हुई, जो कि गलने लगी थी। ये सीढ़ियां मैंने कहीं देखी हुई थी, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहां। और फिर मैंने जैसे ही उस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए अपना कदम उठाया, मुझे पीछे से अपने कंधे पे एक स्ट्रांग हाथ महसूस हुआ, और सीढ़ी पर कदम रखने से पहले ही मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठा तो उठते ही मुझे याद आया कि वो सीढ़ियां मैंने कहीं देखी हैं। गांव में हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक वीरान घर था, जिसमें कोई नहीं रहता था। वो सीढ़ियां मैंने वहीं देखी थी। गांव के हमारे घर में हम अब नहीं रहते थे, लेकिन दादी अब भी अक्सर बीच बीच में वहां जाती रहती थी। मैंने फैसला किया कि मैं एक बार उस तरफ घूम के आऊंगा। सुबह उठते ही मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं जंगल में हाइकिंग के लिए जा रहा हूं। मेरा 6 साल का बेटा नाराज था कि मैं उसे सुबह सुबह अकेला छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मैंने उसको चॉकलेट प्रॉमिस की तो वो खुश हो गया। दादी नहीं चाहती थी कि मैं वहां अकेला जाऊं, इसलिए दादी बोली कि वो भी मेरे साथ चलेंगी। मैंने दादी को मना किया, लेकिन दादी नहीं मानी। वैसे भी दादी को उस जंगल के एक एक चप्पे का पता था। और फिर करीब 3 घंटे बाद हम जंगल में बने
उस वीरान पड़े घर के सामने खड़े थे। लेकिन अब वो घर पहले जैसा नहीं था। लकड़ियों का बना वो पूरा घर अब जैसे बिल्कुल ढह चुका था। इसकी ये हालत कब हुई? मैंने दादी से पूछा। दादी बोली, पता नहीं, मैं तो खुद यहां सालों बाद आ रही हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 महीने तक तुम इस घर में रहे थे। दादी की बात सुन के मैंने भी हां में सिर हिलाया। हां, लेकिन शायद हमें इसके अंदर से कोई क्लू मिल सके। मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है। तुम जाओ और ढूंढो अपनी क्लूज। दादी वहीं जमीन पे ही बैठे हुए बोली। लेकिन अंदर ध्यान से जाना, एक फुल ग्रोन आदमी होने के बावजूद मेरी दादी मेरी किसी बच्चे जैसी केयर करती थी। हां दादी, आप बैठो आराम से, मैं देख के आता हूं। फिर मैं किसी तरह तहस नहस हुए उस घर में ध्यान से कदम रखता हुआ आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। मुझे याद आया कि यह घर तो हमेशा से सिर्फ एक ही मंजिल का था। तो उस सीढ़ी को देख के मुझे इस घर का ही ख्याल क्यों आया? क्योंकि इसमें तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगी होने का मतलब ही नहीं था। और तभी मुझे क्लिक हुआ। बेसमेंट। यस, वो सीढ़ी ऊपर जाने के लिए नहीं, बल्कि नीचे बेसमेंट में जाने के लिए लगी थी। दादी, इस घर में कोई बेसमेंट भी था क्या? मैंने वहीं से उनको आवाज लगा के पूछा। तभी बोलते बोलते दादी रुक गई। शायद उनको कुछ याद आ गया था। दादी उसी वक्त जल्दी से चलती हुई मेरे पास आने लगी। फिर जहां मैं खड़ा था, दादी वहां आई और हाथों से मलबा हटाने लगी। मैंने कहा, अरे दादी, ये क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी आपको। दादी बोली, वो बेसमेंट पक्का यहीं होना चाहिए। और फिर मैं वो मलबा हटा के उस बेसमेंट को ढूंढने की कोशिश करने लगा। और आधे घंटे धूल मिट्टी और मलबा साफ करने के बाद हमें फर्श में एक लकड़ी का बोर्ड लगा मिला। वो उस बेसमेंट को कवर करने के लिए लगाया गया था। बेसमेंट में जाने के लिए मुझे उस बोर्ड को तोड़ना था। यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो बोर्ड पहले ही टूटी फूटी हालत में था। और फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने उसको तोड़ के उसमें इतनी जगह बना ली कि मैं अंदर घुस सकूं। हमें वो बेसमेंट मिल गया था, लेकिन बेसमेंट के अंदर घुप अंधेरा था। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और बेसमेंट के अंदर फ्लैशलाइट मारी। लेकिन बेसमेंट से एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गंदी बदबू किस चीज की हो सकती है। मैं अपना हाथ लंबा करके अंदर फ्लैशलाइट की मदद से देखने की कोशिश करने लगा। और जो मुझे दिखाई दिया वो देख के तो एक बार के लिए मेरा खून ही जम गया। मैंने देखा कि उस अंधेरे बेसमेंट के अंदर बहुत सारी शेल्फ्स लगी थी, जिनमें कांच के जार्स रखे हुए थे। उन जार्स में एक अजीब सा सफेद रंग का कोई लिक्विड भरा था, और उस लिक्विड के अंदर थे इंसानी जिस्म के पार्ट्स, आंख, कान, उंगलियां, शरीर के अंदर के हिस्से और भी पता नहीं क्या क्या। और ठीक उन शेल्फ्स के सामने दीवार से सटकर पड़ी थी बहुत सारी डेड बॉडीज, बहुत बुरी हालत में, सड़ती हुई बॉडीज। कुछ की तो सिर्फ हड्डियां ही बची थीं, लेकिन कुछ बॉडीज फ्रेश भी लग रही थी। और उन बॉडीज के बगल में रखी थी वो सीढ़ी, वही सीढ़ी जो कल रात मैंने अपने सपने में देखी थी। वो देखते ही मैंने अपना सिर बाहर निकाला और गुड़गुड़ करके उल्टी करने लगा। क्या हुआ तुमको? तुम ठीक तो हो? क्या है नीचे? मेरी दादी मुझसे पूछने लगी। मैंने सब कुछ अपनी दादी को बताया, जो भी मैंने नीचे देखा था। मेरी बात सुन के दादी के मुंह से बस इतना ही निकला था, ओह माय गॉड। उसके बाद हम जल्दी से अपने घर वापस गए और घर पहुंचते ही मैंने पुलिस को कॉल करके
सारी बात बताई। कुछ ही देर बाद 2 पुलिस वाले हमारे घर आ गए। मैं उनको लेके उस जगह पहुंचा तो वो सब देख के छोटे पुलिस वाले को भी उल्टी हो गई। शायद वो सर्विस में नया था। लेकिन तभी उन दोनों पुलिस वालों को उस घर के सामने खड़ा देख मुझे कुछ याद आया। मुझे याद आया कि उस दिन जब मैं खोया था तो मेरी दादी, मतलब वो जो कुछ भी था जो मेरी दादी का रूप लेकर वहां आया था, वो मुझे उसी घर में लेकर आई थी। फिर वो मुझे सीढ़ियों से होते हुए उस बेसमेंट में ले गई थी। लेकिन उस दिन वहां ऐसी कोई डेड बॉडीज नहीं पड़ी थी। शेल्फ्स तो लगी थी लेकिन सब खाली थी। बेसमेंट में ले जाके दादी ने मुझे मशरूम सूप पीने को दिया, जिसके बाद मैं गहरी नींद में सो गया। फिर जब आंख खुली तो मैं अंधेरे बेसमेंट में एक टेबल से बंधा था। मेरे सारे कपड़े गायब थे और मुझे ठंड लग रही थी। मेरी छाती में तेज दर्द महसूस हो रहा था। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगा के भी मैं अपना सिर तक नहीं हिला पा रहा था। मैं फूट फूट के रोने लगा। आखिर में जब मेरे आंसू सूख गए तो मैं फिर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मुझे ऊपर से बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। क्रिश, कहां हो तुम क्रिश? वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे। एक औरत की भी आवाज आई, वो यहां नहीं है, चलो यहां से। वो मेरी दादी की आवाज थी। मैं चिल्लाया, दादी, मैं यहीं हूं दादी, मुझे बचाओ। लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बस इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं एकदम से गहरी सोच में खो गया। क्रिश, क्रिश, तभी वो छोटा पुलिस वाला बोला। मैं एकदम से ख्यालों से बाहर निकला। तुम ठीक हो? वो बोला। हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। वो बस ऐसे ही कुछ सोचने लगा था, मैंने कहा। फिर वो पुलिस वाला अपने पार्टनर के पास जाके बात करने लगा। मैं वहीं खड़ा चारों तरफ जंगल को देख रहा था। वो जगह बहुत अजीब सी थी, लेकिन वहां खड़े पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। चलो अब यहां से चलते हैं, मैंने और फोर्स बुला ली है। ये काम अकेले हम दोनों के बस का नहीं है। फिर हम तीनों चलते हुए जंगल से बाहर जाने लगे। लेकिन बाहर जाते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। ऐसा मुझे तब तक महसूस होता रहा जब तक कि हम उस जंगल से बाहर नहीं निकल गए। इसके बाद मेरी दादी वहीं गांव वाले घर में ही रुक गई और मैं दादी को बाय बोल के अपने घर चला गया। घर जाके मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया, जो कुछ हमें वहां मिला था। ये सब सुन के मेरी वाइफ बहुत डर गई। लेकिन फिर उसी रात मुझे एक और सपना आया। लेकिन ये सपना पिछले सपनों से बिल्कुल अलग था। इस बार मैं जंगल में नहीं चल रहा था, बल्कि इस बार मैं उस कैबिन के बेसमेंट में था। मुझे ऊपर से कदमों की आवाज आ रही थी, जिनको सुन के ना जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं डर के मारे कांप रहा था। आखिर में वो कदम मुझे बाहर जाते सुनाई दिए। मेरा डर कम हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे फिर से 2 कदमों के चलने की आवाज आई। लेकिन ये आवाज अलग थी। लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा चल रहा हो। और तभी बेसमेंट का वो सीक्रेट दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुलते ही मुझे एक लड़का, जिसने पुराने फटे कपड़े पहने थे, वो मेरी तरफ आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पे स्माइल थी। चलो, वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला। और तभी मेरी आंख खुल गई। मुझे उसका चेहरा याद नहीं, बस उसके बिखरे बाल और उसकी स्माइल याद है।
कौन है ये लड़का? मैं बार बार यही सोचे जा रहा था। और ये सब चीजें अब मुझे अचानक से क्यों याद आने लगी हैं? मुझे नहीं पता कि 1 महीने तक उस जंगल में मेरे साथ क्या हुआ था और मैं ये सब भूल कैसे गया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, सब कुछ जानना चाहता हूं। और ये जानने के लिए आज मैं फिर से उस जंगल में जा रहा हूं।